जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटिका भारत का संवैधानिक इतिहास संविधान सभा एवं प्रस्तावना को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे बिहार से रिलेटेड या यूपी से रिलेटेड, राजस्थान या किसी भी राज्य से रिलेटेड एग्जाम हो। वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। वहीं पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में आया था और चार्टर एक्ट 1813 इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चीनी चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के सभी व्यापार के अधिकार को छीन लिया गया। और चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी व्यापार के अधिकार को छीन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वहीं बात हम 1861 का करें तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और साथ ही साथ इसी अधिनियम के तहत विधानसभा की स्थापना की बात कही गई। वहीं भारत सरकार का अधिनियम 1909 का बात करें तो इसी को हम लोग मार्लो मिंटो सुधार के तहत जानते हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात कही गई। और भारत सरकार का अधिनियम 1919 इसको मांटेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जानते हैं, जिसके तहत राज्यों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। वहीं केंद्र में द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कर रहा है? 1 से 2 का मिलान करना है। इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारत अधिनियम 1784 इसके तहत हुआ, तो ए का दो हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत, तो बी का 1 हो जाएगा और ए का 2 हो जाएगा। तो इसका ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में दिया गया, तो सी का 3 हो जाएगा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था एकदम सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था ये गलत है, क्योंकि ये 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। तो 4 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा।
द्वैत शासन, सॉरी 1900, सॉरी ए बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और 1919 में राज्य में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था की गई थी। आप लोग ये इसको याद रखिएगा कि केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था 1935 के तहत की गई, जबकि 1919 के अधिनियम के तहत राज्य में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, जबकि 1919 में ही केंद्र में द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था की गई थी। वहीं 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ राज्यों को स्वायत्त प्रांत की यानी कि ऑटोनोमस स्टेट की व्यवस्था की गई, जिसमें राज्यों को अपना एक अलग अधिकार होगा, राज्यों को अपना शासन करने का एक अलग अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासक अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? अवयव नहीं है, इस पे ध्यान देना है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित विचार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत देश में लिखित संविधान की कोई बात नहीं कही गई थी, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। वहीं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत राज्यों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। वहीं केंद्र में द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था की गई, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और राज्यों को ऑटोनोमस का दर्जा दिया गया, स्वायत्त प्रांत की व्यवस्था की गई। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत दो देशों में बांटा, जो भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डायलॉग द्वारा। तो ये हो जाएगा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा जो है निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। जब किया गया था प्रस्ताव, लेकिन ये फेल हो गया था। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत संविधान का निर्माण शुरू हुआ। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए कि प्रस्ताव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था, जो फेल हो गया। फिर उसके बदले में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में, नहीं 1924 हो जाएगा, इसको 24 बना लीजिए। 1924 में किया था, 34 नहीं होगा, 34 होगा, 24 होगा, 24 होगा, 34 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये बात सही लग रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया और
डी कह रहा है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो डी भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सही नहीं है क्योंकि निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी, क्योंकि इसमें सीमित मताधिकार का प्रयोग हुआ था। संविधान सभा का निर्माण करते समय सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो बी एन राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, जिसके बाद प्रारूप समिति बना और उस समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन जो शुरू हुआ था 17 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह दिन शुभ था और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में लाहौर के रावी नदी के तट पे मनाया था, जिसमें 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ये बोला गया था कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता अधीनता दिवस मनाएंगे। इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अधीनता दिवस मनाता आया जा रहा था। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद से हम लोग 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। किस वर्ष को जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को 1950 को भारत को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जबकि जन गण मन को प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में। 16 का तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियायतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये दोनों सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के बाद ही 1935 का जो अधिनियम बना वो बना, उसी के परिणाम स्वरूप बना, उसी के विचार विमर्श के बाद बना, और उसी के बाद ही 1935 के अधिनियम के बाद ही ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई। उससे पहले अंग्रेज भारत को एक देश के रूप में नहीं मानते थे। वो नहीं मानते थे कि भारत एक देश है, जबकि पहली बार उन्होंने 1935 में ये माना कि भारत एक राज्यों का देश है, और उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय संघ का गठन किया। इसीलिए इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल आपको 15 महिलाएं देखने को मिलेगी, जिनमें से अंबु स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, लक्ष्यानी बेलियादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, ममता चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित थीं। 18 का
भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था, यानी कि पूना पैक्ट में क्या प्रावधान किया गया था। तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो पूना पैक्ट में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था के लिए पैक्ट किया गया था, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद अंग्रेजों ने हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था की, जिससे गांधी जी दुखी होकर अनशन पे चले गए और अंबेडकर से पूना समझौता के लिए बुलाए, पूना में समझौता के लिए बुलाए, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसमें उन्होंने अंबेडकर को मनाने की कोशिश की कि हम लोग आपको आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था कराएंगे। तो अंबेडकर जी ने माना, उसी पे आधारित था ये। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत का क्राउन नियुक्त किया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद हुई विसंगतियां को देखते हुए अंग्रेज के महारानी ने, इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके अधिकार को छीनकर अपने हाथों में ले लिया, और तब से 1858 के अधिनियम से भारत की क्राउन, सॉरी, इंग्लैंड का महारानी भारत की भी महारानी हो गई, और यहाँ उनके कार्यभार को संभालने के लिए जो भारत के जौनर गवर्नर थे, उनको भारत का वायसराय कहा जाने लगा, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्लो मिंटो सुधार बिल जो 1909 में पारित किया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो राज्यों की स्वायत्तता का, तो राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, और राज्यपालों को वीटो की शक्ति। तो प्रांतों में दोहरा शासन, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 के तहत प्रांतों में दोहरा शासन यानी कि द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, जबकि राज्यों में स्वायत्तता जो आई थी 1935 में राज्यों को स्वायत्तता दी गई थी। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टोफेट क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तीनों थे, जबकि लॉर्ड एमरी नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, और संविधान निर्माण का अधिकार। तो कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत पाकिस्तान को देश के रूप में स्वीकृति मिल गई थी, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, यानी कि सी सही हो गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। वहीं मार्लो मिंटो योजना 1909 में आई थी, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जबकि बेबेल योजना 1944 में आई थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 26,
केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैत शासन 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया, जबकि राज्यों में द्वैत शासन 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किया गया। वहीं 1909 के अधिनियम के तहत देखें तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1947 की बात करें तो इसके तहत भारत को दो देशों के रूप में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 का जो प्रमुख विशेषता था प्रांतीय स्वायत्तता थी, जिसके तहत प्रांतों को एक ऑटोनोमस छूट दिया गया कि, और 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। वहीं 1858 की में ब्रिटिश की क्राउन भारत की भी क्राउन हुई, यानी कि ब्रिटिश की महारानी को भारत का भी महारानी कहा जाने लगा, और इसके साथ ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया, जिसके तहत ब्रिटिश के महारानी भारत के भी महारानी कही जाने लगी, और उसके तहत एक भारत सचिव का पद का सृजन हुआ, जो भारत से संबंधित सभी कार्यों को देखता था, और उसके सहायता के लिए भारत में एक वायसराय नियुक्त होता था। जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई, जो कि 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 1989 सदस्य थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 1999 रह गई। शेष सदस्य पाकिस्तान में चले गए। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार और वर्गीय मताधिकार। तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। बी हो जाएगा इसका, 34 का बी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, कि ब्रिटिश संसद ने बनाया, कि भारतीय संसद ने बनाया, कि गवर्नर जनरल ने बनाया? तो संविधान सभा को संविधान सभा ने बनाया। 35 का ए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, क्योंकि उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग मेंबर थे। 38, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या सी राजगोपालाचारी? तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक
कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने। 40 का सी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। 45 का सी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? यानी कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से, यानी कि संविधान सभा तो 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदन के रूप में आविर्भाव हो गया? यानी कि संविधान सभा कब से लागू हो गया, यानी कि देश कब से गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी सदस्य के रूप में थे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा की कही गई है, संविधान का आत्मा कहा गया है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार भारत की संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कही गई है, यानी कि संवैधानिक उपचार को कहा गया है। जबकि इसे सिंपली पूछे कि भारत के संविधान को आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। तो इस अंतर को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना और राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है वो धर्मनिरपेक्ष होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्य समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है
सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका आंसर होगा भारत एक गणतंत्र का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यानी कि जो भारत में जो सर्वोच्च पद होता है यानी राष्ट्रपति जी का, वो चुनाव के माध्यम से संपन्न होता है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र राज्य है, इससे स्पष्ट होता है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।